बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुमा मुबारक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान नाना यूसुफ। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और दुआ भी है आपकी अच्छी सेहत के लिए। मौजूदा जो हालात हैं उनके अकॉर्डिंग तो जी अपनी एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आप एहतियात करें और एहतियात से ही आप अपनी ज़िंदगी को, अपने साथ जुड़े लोगों की ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं। खैर, आज के शो की कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। बहुत ही अहम ख़बरें हैं शहर की जो कि हमने आपके लिए सिलेक्ट की हैं, जिनको डिस्कस करना इसलिए भी हम ज़रूरी समझते हैं क्योंकि एक्चुअली ये आप लोगों के मसाइल होते हैं, हम लोगों के मसाइल होते हैं। जब हमारी टीम बाहर निकलती है तो देखती है कि जिस तरह से हमारे लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ, उनके मसाइल, उनकी तजावीज़, उनको इकट्ठा करके जो है वो एक न्यूज़पेपर की शक्ल जो है बनाई जाती है। उसमें से कुछ खबरें हम सेलेक्ट करते हैं। सेकेंडली, आज के मेहमानों से भी आपकी मुलाकात होगी और आज हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं उनको मदऊ किया है। हमने कोविड की मौजूदा सूरत हाल उनसे डिस्कस करनी है, केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं ये डिस्कस करने हैं। पॉजिटिविटी रेट आज की जो अपडेट मेरे पास आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। 24 आवर और शहर लाहौर का ये सिर्फ डेटा है जो कि हमारे पास है। आज 24 घंटों के फिगर्स ये हैं कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो 9% देखा गया है और इसके साथ साथ केसेस जो नए बढ़े हैं। अब आप देख सकते हैं कि कल 400 समथिंग थे और आज जी 565 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ साथ अभी हम ये चीज़ हर रोज़ मेंशन करते हैं, ना तो रैंडम टेस्टिंग हो रही है और ना तो उस लेवल पे टेस्टिंग हो रही है जिस पर होनी चाहिए। सेकेंडली, 24 घंटों में 8 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। ये शहर लाहौर का डेटा है जो कि आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कोरोना पेशेंट्स की तादाद में किस तरह से इजाफा हो रहा है। कुछ अस्पतालों की अगर सूरत हाल हम डिस्कस करें तो जी अस्पतालों में भी हम देख रहे हैं मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं और खुदा न खास्ता अब वो स्टेज हमें आपसे डिस्कस ना करनी पड़ जाए जो हमने पहली लहर में कहा कि किस तरह से वेंटिलेटर्स जो हैं वो कम पड़ते चले जा रहे हैं। तो आगे चल के क्योंकि ये तमाम मामला जुड़े हैं आपकी ज़िंदगियों से, आपकी सेहत से, तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जी आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखते रहें। सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, आज के मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले चलते हैं जी मौसम के बदलते तेवर की तरफ। रिपोर्टर हमारी माइदा बाहर मौजूद होंगी। कल भी शहर में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। ये मानसून बारिशें जो हैं कुछ इस तरह से बरसती हैं जी, धूप भी होती है, बादल भी होते हैं और किसी इलाके में बारिश हो रही होती है। गुलबर्ग में कल हल्की बारिश हुई और समनाबाद के इलाके में तेज़ बारिश हुई और यहाँ हमारे ऑफिस जो थे उस टाइम धूप भी नज़र आ रही थी और कुछ ही देर बाद एकदम से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। तो अभी माइदा से जानते हैं कि आज के लिए क्या प्रेडिक्शन की गई है, आज क्या बारिश के इम्कानात हैं। जी माइदा बताइएगा, इस वक्त सबसे पहले मौसम कैसा है और ये भी बताइएगा प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, आइंदा 24 घंटे में कैसा रहने वाला है मौसम। जी बिल्कुल अना, अगर शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर का मौसम आज खासा खुशगवार है। मुसलसल 2 दिन बारिश होने की वजह से जो गर्मी और हबस का जोर है वो टूट चुका है। शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। पहले गर्मी और हबस की वजह से जो है वो उनके चेहरे पर हादसी परेशानी भी नज़र आ रही थी क्योंकि वो सफ़र करते थे जब धूप में तो उनको जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब लोगों के चेहरे जो है वो खिले हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर शहरी जो है वो काफ़ी उनकी खासी तादाद बाहर नज़र आ रही है। बादल जो सुरमई बादल भी हैं लाहौर पर छाए हुए हैं और 11 बजे तक जो है वो ये काले बादल इसी तरह से छाए रहेंगे और इसके साथ जो है वो 12 से 2 बजे के दरमियान जो है वो बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं। उससे ऑनवर्ड जो है वो इसी तरह से बादल छाए रहेंगे और शहर का मौसम जो है वो इसी तरह से खूबसूरत रहेगा। मौसम में जो है वो तब्दीली इसी तरह से बरकरार रहेगी। अगर हम महकमा मौसमियात की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है वो 30 रिकॉर्ड की गई है और कम से कम जो है दर्जा हरारत वो 26 रिकॉर्ड की गई है। 78% जो है वो हवा में नमी का तनासुब बताया जा रहा है। इसी तरह से मौसम जो है वो ज़्यादा खुशगवार रहेगा और लाहौरियों के लिए तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है क्योंकि जब मौसम खूबसूरत होता है तो लाहौरियों के चेहरे जो है वो खिलखिला उठते हैं।
इसके साथ ही जो है वो लाहौर का मौसम इसी तरह से जो है वो वक्फे से बारिश भी रहेगी और धूप और सूरज में जो है वो आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर में जो है वो मौसम इसी तरह से अभी भी जो है वो अच्छा मायदा, ये बताइएगा बारिश की तो आज भी प्रेडिक्शन की जा रही है, तेज बारिश का कहा जा रहा है। और नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है जी, बारिश एक जगह होती है किसी इलाके में नहीं होती, उससे फिर कुछ ही देर बाद हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ओवरऑल मौसम की सूरत हाल कैसी रहेगी? खुशगवार रहेगा, बारिश के बाद हब्स रहेगा, और बारिश क्या मूसलाधार बताई जा रही है या वक्फे से हल्की बारिश ही होगी? जी अना, जो बारिश है वो वक्फे से हल्की बताई जा रही है और बारिश का जो है वो 40% जो है वो अमकानात बताए जा रहे हैं। और इसी तरह से कई इलाके लाहौर के जो हैं उसमें बारिश है और कहीं पर जो है वो धूप आपको देखने में नज़र आ रही है। इसी तरह से जो है वो बारिश हल्की रहेगी, लेकिन उसके साथ जो हवा में नमी का तनासुब भी जो है वो 78% बताया जा रहा है। ज़्यादातर तो यही हो रहा है कि जब बारिश होती है, कल भी जैसे बारिश हुई उसके बाद थोड़ी देर हवाएं चली, लेकिन उसके साथ जो है वो फिर हवा जो है वो रुक गई और फिर थोड़ी सी लोगों को जो है वो घुटन और हबस महसूस हुई। लेकिन क्योंकि हवा का सिलसिला भी जो है वो वक्फे से जारी है तो मौसम जो है वो हासा खुशगवार नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच मायदा, आप हमारे साथ मौजूद थी। तो लाहौरियों के लिए जी ये मौसम आज अच्छा रहेगा, वीकेंड है, कल जैसे कि सैटरडे है, तो प्रेडिक्शन ये की जा रही है जो 1-2 दिन है मौसम अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छा मौसम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग जो है घरों से बाहर निकल जाएं और बड़ा खूब प्लान करके आप मौसम को एंजॉय कीजिए। अपने घर में रहकर भी अच्छे तरीके से आप मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। खैर मौसम में कुछ तब्दीली भी हम देख रहे हैं, हो रही है, तो इसके लिए एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है जी? पतंगबाजी करने वाले होशियार हो जाएं, पतंगबाजी पर 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। इंतजामिया ने महंगाई नामा जारी कर दिया। दालों की कीमत में 6 से 37 रुपए तक होशरुबा इजाफा। शहर की सफाई के लिए सेक्रेटरी बल्दियात का बड़ा इकदाम, क्या ये आपको बताएंगे। और शहर की खूबसूरती के लिए कमिश्नर लाहौर ने क्या इकदाम उठाए, प्रोग्राम का हिस्सा ये भी बनाएंगे। जी तो ये हैं आज की टॉप स्टोरीज। खबरें कुछ एज सच हमारे पास अच्छी नहीं है। मैंने कहा था कि जी, जैसा कि मैंने कहा था, हमारी टीम जब बाहर जाती है तो आप ही लोगों के मसाइल होते हैं, आप ही लोगों की तजावीज़ होती हैं, आप ही लोगों के इश्यूज़ होते हैं जिनको इकट्ठे करके हमने न्यूज़ रन डाउन बनाना होता है या अखबार अपना जो है वो डिज़ाइन करना होता है। खैर आज की पहली खबर की तरफ आएंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं और ये खबर जी नाज़रीन पहले मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, फिर इस पर हमने देखा बहुत दफ़ा एक्शन लिया गया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अब जो जुर्माना रखा गया इससे कोई फ़ायदा होगा वो हमें इरफान बताएंगे। पतंगबाजी करने वाले होशियार हो जाएं, पतंगबाजी पर 3 साल कैद 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। इससे कबल क्या सज़ा थी इरफान? क्योंकि उस सज़ा से तो लोग डरते नहीं थे और हमने देखा कि संडे को सैटरडे को हर इलाके में ऑलमोस्ट बहुत सारे शहर के इलाके ऐसे हों और सबको पता भी है कि इन इलाकों में पतंगबाजी होती थी। और ये सज़ा के बाद कुछ हालात बेहतर होंगे? ना देखिए, अभी ये मंजूरी है क्योंकि मुझे याद है अच्छे तरीके से कि ये लाहौर पुलिस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था। लाहौर में जब DIG ऑपरेशन थे अशफाक खान, उनकी जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया कि जो हादसात हो रहे हैं ड्रोन की वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए 2 इकदाम करने उन्होंने किए थे। उसमें एक था कि जो धाती धागा जिसको हम कहते हैं, पॉलिएस्टर का धागा, इसका इस्तेमाल पूरे पाकिस्तान में किसी जगह के ऊपर नहीं हो रहा। और इस हवाले से उन्होंने फैसलाबाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके साथ मिलकर, उसके साथ मुशावरत के बाद एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और FBR को एक मरासला लिखा था जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई थी कि ये धागा जो है इसकी बंदिश की जाए, इसको पाकिस्तान के अंदर आने ही ना दिया जाए क्योंकि ये बाहर से इम्पोर्ट होकर आता था तो इसकी इम्पोर्ट रोकी जाए। दूसरा ये था कि पतंगबाजी और पतंग साजी इन दोनों के जो सजाएं हैं इसके अंदर डिफरेंस रखा जाए। अभी आप जितने भी लोग पतंगबाजी के ऊपर गिरफ्तार किए जाते हैं वो काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत गिरफ्तार होते हैं, अगले दिन उनकी
ज़मानत जो है वो अदालत ले लेती है। इसीलिए ये 2 कवानीन जो मंजूर करवाने के लिए इकदाम किए गए थे, जिसमें एक था कि आप जो पॉलिएस्टर धागा है इसको पाकिस्तान में आने इस पर पाबंदी लगाएं। दूसरा था कि पतंग साजी और पतंगबाजी इन दोनों में डिफरेंस रखा जाए। जो पतंग साजी करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजाएं हों, और उनकी जो तजावीज़ थी उसके मुताबिक जो पतंग साजी वाले थे उनको 5 साल की सज़ा, और जो पतंगबाजी कर रहे थे, जो पतंग अपनी छतों पे उड़ाते थे, उनके लिए 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना रखा गया था। अभी काबीना की तरफ से इसकी मंजूरी दी गई, और पतंग साजी की भी इस खबर में शायद ये चीज़ जो है मेंशन नहीं की गई कि वो पतंग साजी के ऊपर भी जो कानून है वो उसकी मंजूरी दे दी गई है कि वो 7 साल सज़ा जो दी जाएगी जो भी पतंग साजी करेगा। क्योंकि ऐसी हमने लाहौर समेत जो गिरदोनवा में पंजाब के और सराउंडिंग में ऐसे गिरदोनवा में कई ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे पतंग साजी की जा रही है, जिसकी वजह से केमिकल मिली डोर जो है वो तैयार की जाती है, जिससे मासूम लोग जो है उनकी जानें जाती हैं, मोटरसाइकिल सवार जो है वो ख़तरे में रहते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम किए गए थे कि पतंग साजी और पतंगबाजी इन दोनों को सेपरेट किया जाए। पतंग साजी पे कम सज़ा रखी जाए, पतंगबाजी के ऊपर कम सज़ा रखी जाए, और पतंग साजी के ऊपर सख्त से सख्त सजाएं रखी जाए, ताकि कोई और जरूरत न कर सके। चीज़ को खत्म करेंगे तभी उसका फायदा होगा। बिल्कुल, और इसी के लिए ये जो है वो अब भी काबीना की तरफ से जो मंजूरी दे दी गई है। अब इसको कहा गया है कि जो कैबिनेट है उसको दोबारा से देखेगी, मुकम्मल कैबिनेट इसको देखेगी और उसके बाद इसमें अपनी तजावीज़ देगी, जिसके बाद इसमें ख़त्मी मंजूरी दी जाएगी। अब तक इनिशियली तौर पे कैबिनेट की तरफ से इस पर मंजूरी होगी, और इसमें खबर में जो है वो 3 साल कैद जो है वो पतंगबाजी के जो करने वाले हैं उनके खिलाफ है, लेकिन जो पतंग बनाएंगे आपकी राय के मुताबिक आपका एक कमेंट चाहिए, फिर मैं आपसे ये भी ज़रूर पूछूंगी कि इस पर नज़र किस तरह से रखी जाती है, पुलिस इस पर कार्रवाइयाँ किस तरह से करती है। ये अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है, इससे कुछ ये सिलसिला थमेगा? बिल्कुल ऐसे देखिए, सजाएं सख्त करेंगे हम, कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद डेफिनेटली सख्त करने के साथ साथ आपको इस पे इम्प्लीमेंट भी कराना है ना, मिसाल किसी को बनाकर दिखाना है ताकि लोगों में खौफ पैदा हो जाए। बिल्कुल, यही अगर आप किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, देखिए कानून हमारे पास पतंगसाजी का भी मौजूद है, उसके ऊपर हम अगर लोगों को गिरफ्तार करते हैं लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाते, क्योंकि हमारे पास शहादतें कमज़ोर होती हैं, हमारे पास हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उन मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर सजाएं दी जाए। तो लिहाजा उन मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुंचता था, लोग दोबारा से पतंगें उड़ाते थे, और यही सूरत हाल चलती थी कि लोगों की जो मासूम लोगों की जाने जाती थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पतंग साजी और पतंगबाजी दोनों के ऊपर जो कानून सख्त किए जा रहे हैं, ये खुशाइन चीज़ है। और लेकिन इसमें यह है कि जैसे आपने बात की कि इसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट होगा तो फिर ये समझा जाएगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी और इससे को फर्क भी नजर आया। लेकिन अगर इम्प्लीमेंट ना हुआ, जब इम्प्लीमेंट होगा तब पता चलेगा। इरफान, ओवरऑल पतंगबाजी पतंगसाजी को रोकने के लिए फिलहाल हमारे शहर में पुलिस एक्टिव है और किस तरह से इकदाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल ना, पुलिस की एक्टिविटी आपको देखे हर छत के ऊपर, हादसे के बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं वही आपको कोट करने लगा हूँ कि पुलिस हर घर के ऊपर, हर छत के ऊपर जाके इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। जो लोग पकड़े जाते हैं उनको सख्त सजाएं दिलवाएं, फिर जाके इसको कंट्रोल किया जा रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो हम लोगों का अपना रोल है। हमारी छतों के ऊपर अगर हमारे बच्चे जाके छत के ऊपर पतंगबाजी करेंगे तो हमें इनको कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि हम ये वेट करें कि पुलिस आए, हमें पकड़े, हमारे बच्चों को पकड़े, फिर हम कहें कि यार नहीं बच्चे पतंगबाजी ना उड़ाओ। हमें पहले इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर पाबंदी है तो माशरे को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। माशरा इसकी जिम्मेदारी जब तक कबूल नहीं करेगा कि अगर हमारी छत से कोई बच्चा दाती डोर के साथ पतंग उड़ा रहा है या केमिकल मिली डोर से पतंग उड़ा रहा है तो उससे किसी और बच्चे की जान जा सकती है, किसी और घर का चिराग गुल हो सकता है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, आई डोंट नो ये क्यों नहीं समझते कि आज किसी का बच्चा है, कल हमारी खास्ता कल आपका कोई प्यारा, आपका कोई जानने वाला, आपका बच्चा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें अगर आपके जहन में हो तो कोई भी इस तरह का काम करेगा। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। हम ये ना वेट करें कि हमें पुलिस आके पकड़ेगी, हमें आके कोई उसमें गाइडलाइन देंगी कि किस तरह आपने छत के ऊपर अपने बच्चों को कंट्रोल करना है। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमें खुद इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करवाना है। जब तक हम ये नहीं करवाएंगे तब तक बच्चे जो है वो पतंगबाजी भी करेंगे। उन्हीं घरों से बच्चे निकल के
जराइम में भी आएंगे, बाकी जो उनकी जो ज़िंदगी है एक कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसमें आप देखें कि वो बाकी कवानीन को भी इसी तरह देखेंगे कि अगर एक कानून की खिलाफ वर्जी की हमने तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे कानून की भी खिलाफ वर्जी करें, तीसरे कानून की भी खिलाफ वर्जी करें, तो इस तरह खिलाफ वर्जियाँ बढ़ती जाएंगी और बच्चों को आप सिर्फ एक गलती से रोकने की बजाय आप उसको और जुर्म की दलदल के अंदर फेंकते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमें इस खबर को वाइंड अप करना है और ये इक़दाम जो हैं सख्त इक़दाम इस तरह के मामलात पर उठाना बहुत दिया। हमने बहुत सारी कीमती ज़िंदगियों का ज़िया देखा है। आपकी कुछ ही देर की एंटरटेनमेंट जो है वो किसी की जान ले जाए तो इस पर तो इसका जी कोई नेमुल बदल ही नहीं है। इस पर तो सख्त सज़ा होनी चाहिए और जल्दी ही इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अगली खबर की तरफ हमने आना है और अगली खबर क्या करें जी, हर रोज़ महंगाई की खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये अशिया ज़रूरिया हर रोज़ घी, चावल, आटा, दालें, चीनी, आम आदमी बेचारा जो है वो दुहाई दे रहा है। इस खबर पर हम आते हैं, ब्रेक के बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ये खबर डिस्कस करने का मकसद क्या है? मुझे तो लगता है जी टाइम वेस्ट होता है, लेकिन खैर कुछ चीज़ें आपको अपडेट करना इसलिए ज़रूरी होता है। हमारा तो सेगमेंट है जिसमें हम हर रोज़ आपके साथ रेट लिस्ट शेयर करते हैं और आपको बताते हैं ताकि आप लोग जब घर से जाएं तो अपना बजट डिसाइड करके जाएं। आपको पता हो कि हमने फ़लाँ सब्ज़ी ख़रीदनी है, इतनी क्वांटिटी में ख़रीदनी है तो इतने पैसे हमारी जेब में होने चाहिए। अब जी घी के निरखों में मुसलसल इजाफा 350 रुपये किलो का हो गया। दालें भी मज़ीद महंगी 350 रुपये। आई डोंट नो दर्जा अव्वल, दोम, सोम ये कौन सा घी है जिसमें 350 रुपये इजाफा हुआ है। इसकी डिटेल अभी आपके साथ हम शेयर करेंगे। 3 साल में आटा, चीनी, दालों के रेट डबल हो गए। इसके बावजूद तहरीके इंसाफ तब्दीली सरकार राग ये लाप रही है कि उन्होंने अवाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं। कल आमिर भाई बार बार कह रहे थे इरफान 1 साल रह गया है, 1 साल रह गया है, अभी भी हुकूमत को कुछ सोच लेना चाहिए, लोगों के लिए कुछ कर लेना चाहिए। ये क्या खाक किया जा रहा है? ना यही कुछ होगा क्योंकि आपकी प्रायोरिटी में, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में ये चीज़ें थी ही नहीं कि आवाम के जो मसाइल थे उसको एड्रेस करना इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में नहीं था। इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में था कि हमने साबिक गवर्नमेंट जो है उनके जो सरबराह थे उनको किस तरह हमने पकड़ना है, उनके खिलाफ हमने किस तरह मुकदमात दर्ज करने हैं, हमने उनके जो प्रोजेक्ट हैं उनको किस तरह नाकाम करना है, ये चीज़ें थी। आवाम के लिए देखें महंगाई, आवाम के लिए एजुकेशन, आवाम के लिए जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ थी, ये सिर्फ बातों की हद तक थी। जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको पता है। निसाब एक करना था वो कैसे हुआ वो भी आपको पता है। तालीम का निज़ाम जो ख़राब हुआ, उसके बाद जो इसका जो हेल्थ का सेक्टर जो ख़राब हुआ है उसके बारे में आपको पता है कि तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप जाके देखें कितनी गंदी हालत, कितने बुरे हालात उनके, मशीनें ख़राब हो, कहते हैं हमें फ़ंड नहीं मिल रहे, हम काम कैसे करें। डॉक्टर्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। ये इश्यूज़ इनके जो हैं वो एड्रेस करने वाले हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। अब ये जो महंगाई है, महंगाई हर एक शख्स को, मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि अगर किसी शख्स की सैलरी 2000 ये इस गवर्नमेंट के आने से पहले अगर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर इसकी 1 लाख रुपया सैलरी थी, तो अब जितना महंगाई का रेट बढ़ा उसमें उसकी सैलरी अगर नहीं बढ़ी, 1 लाख से ज़्यादा नहीं हुई, तो इसका मतलब है उसकी सैलरी अब 40,000 या 40 या 50, मैं वही बता रहा हूँ, उसकी सैलरी 40 या 50,000 रुपया रहेगी। तो ये सूरत हाल है कि जितने आपको 1 लाख रुपए जाएं, अगर हम अपने घरों को देख लें ऐसे ही है। तो हमारे लिए बजट मैनेज करना कितना मुश्किल है। जिन लोगों ने पूरे घर चलाने हैं, बिल देने हैं, मंथली ग्रोसरी करनी है, उन बेचारों के पास पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना। देखिए अगर किसी शख्स को अगर 20-30 हज़ार रुपया जो सैलरी ले रहा है उसमें वो घर का किराया कहाँ से देगा, बच्चों के दूध के पैसे कहाँ से देगा, बच्चों की स्कूल की फीसें कहाँ से देगा, अपने घर में खाने के कपड़े, खाने की चीज़ें, बच्चों के कपड़े, बच्चों की दवाइयाँ, ये कहाँ से लाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर होता क्या है, लोग खुदकुशियाँ करते हैं, लोग जो है वो डाके चोरी मारते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं घरों के अंदर। आप अभी भी कुछ दिन पहले मैं खबर अपने टीवी के ऊपर देख रहा, हमारे कोर्ट रिपोर्टर शाहीन साहब ने खबर दी थी कि अदालतों के अंदर जो डाइवोर्सेस के केस हैं, जो सोशल जो इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से वो लोग बढ़ रहे हैं और केसेस जो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं वो लोग वहाँ पे ज़्यादा रजू कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारी महंगाई से काबू होती हैं। अगर हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो हम लोगों के अंदर जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी पैदा कर सकेंगे,
लोग जो हैं वो कारोबार की तरफ भी आएंगे, लोगों की सेहत भी अच्छी होगी, लोगों की एजुकेशन भी अच्छी होगी, क्राइम में भी कमी आएगी। ये तमाम चीज़ें इससे रिलेट करती हैं। और अगर हम ये जो रेट अभी हमारी अखबार के अंदर लिखे हुए हैं, ये आपको बताएं, ये तो ये अकबरी मंडी के रेट हैं, यानी कि थोक से अगर किसी ने लेके आना है, ओपन मार्केट रिटेल का उसका तो और चीज़ें हैं जो दुकान पे आना है। अब ये घी जो 350 रुपए का, अगर कोई एक क्वालिटी का घी है तो वो 380 रुपए का या 90 रुपए का वो 1 किलो का पैकेट जो उसका वो सेल किया जा रहा है। जो दाल चने की है जो मार्केट में 130 रुपए की है, वो अगर दुकान के ऊपर आती है, गली मोहल्ले की दुकान पे, वहाँ पे 180 रुपए की बिक रही है। अब दोनों चीज़ों के ऊपर देखें, आपका हुकूमत का कंट्रोल नहीं रहता, ना हुकूमत का कंट्रोल रहता है मंडी के अंदर, ना आपका कंट्रोल रहता है गली मोहल्ले की दुकानों के अंदर। हमारे पास दोनों के चेक एंड बैलेंस के लिए, अगर हुकूमत कहती है कि हमने चीज़ें महंगी नहीं की, तो दोनों के चेक एंड बैलेंस के लिए हमारे पास दोनों जगहों के ऊपर टीमें मौजूद होती हैं। हमारे पास प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे पास प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर। कल मैंने हमारा ही शो देखा आखिर क्यों, और फरवा वहीद ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में डीसी रेट जो स्टोर्स पर दिया गया होता है उसकी भी बात की, उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, उस पर जो दालें फराहम की जा रही होती हैं उनकी क्वालिटी क्या है, रैक से अलग-अलग बना के ये भी लोगों के साथ ड्रामेबाजी की जा रही है। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारे पास सिस्टम मौजूद है, लेकिन वो सिस्टम इतना दीमक ज़्यादा हो चुका है कि वो अंदर से खोखला हो गया है। अच्छी चीज़ खानी है तो पैसे भी अच्छे देने पड़ेंगे। बिल्कुल। और इसमें एक और वजह है कि जिन लोगों ने इन लोगों को चेक एंड बैलेंस के जिन लोगों ने रखना है वो इनके साथ मिले होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो घटिया जो चीज़ें मिलती हैं बाज़ारों के अंदर वो वहाँ तक पहुँचती हैं, उनकी कीमत कम कर दी जाती है। हम बात करते हैं जिस डीसी रेट की हम बात करते हैं उस पर सब स्टैंडर्ड चीज़ें पड़ी हैं, सब्जियां भी दालें भी, तो फिर आवाम बेचारी की किस्मत क्या रह गई है? पैसे खर्च के भी स्टोर जितने भी बड़े स्टोर आप ले लें, कोई या बहुत बड़े स्टोर ना लें, जो नॉर्मल स्टोर ले लें, उसमें भी उन्होंने आप वाली बात के उन्होंने रैक डिफरेंट किए हुए हैं कि ये जी डीसी रेट के ऊपर चीज़ें हैं और उसकी क्वालिटी ऐसी घटिया होगी कि उसको देखने का दिल नहीं करेगा, तो खरीदेगा कौन? दूसरी जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ होगी, जिसने हर शख्स की कोशिश होगी कि अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदे, वो खरीदने जाएगा तो उसको पता चलेगा कि ये चीज़ें जो हैं ये मार्केट से 50 रुपये का इसका मार्जिन ज़्यादा है। तो इनको कंट्रोल करना, इनके ऊपर जो इम्प्लीमेंट करवाना, काम करवाना, ये इस हुकूमत की प्रायोरिटी में था ही कभी नहीं था। इसी वजह से अब 2 साल में देखें ये सारी चीज़ें डबल हो गई। यही घी जो था 150-180 रुपये के करीब आप लेते थे, अब यही घी जो है वो 360 रुपये के पास, जो सरकार का रेट है, जो अकबरी मंडी का रेट है, वहाँ से निकल के 380 रुपये तो या 90 रुपये तो आपको जो गली मोहल्ले की दुकान से मिल रही है। बिल्कुल। तो इस मामलात में हुकूमत को खुदारा कुछ ख्याल करना चाहिए। मैं वही तो कह रही हूँ, लोग नॉर्मली कहते थे अच्छा जी अगर ये चीज़ अफोर्ड नहीं होती तो आज दाल बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, 180 रुपए किलो दाल चने की। आप यही देखें कि दाल और सब्जी कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, आटा आपका महंगा हो गया, आपने रिकॉर्ड गंदम के दावे करने के बाद आटे की कीमत वहां तक पहुंचा दी कि लोग जो है वो बेचारे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए किस तरह आवाम गुजर बसर करें, समझ से बाहर है। देखें इस हुकूमत की प्लानिंग की क्या ही बात करें कि हमारा ज़राई मुल्क है और ज़राई मुल्क में हमने जब जून जुलाई के अंदर अपनी मार्च के बाद हमने कटिंग का सीज़न शुरू हो जाता है हमारा गंदम का, अप्रैल के एंड के ऊपर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अप्रैल में हमारी गंदम जो कटाई हुई पंजाब में, पंजाब की गंदम की कटाई के बाद मई के अंदर, अप्रैल और मई में जब गंदम हमारे पास बाफर मिकदार में थी, तब जो डीसी रेट था, जो हुकूमत का रेट था, जो 1800 रुपये था, उसकी बजाय 2100 रुपये, 2400 रुपये ये मई का रेट था, जो मई में गंदम जो बिकना शुरू हुई। अब तो रेट इससे आगे चला गया, अब तो रेट ये चला गया 2600 पे, 2700 पे, 2800 रुपये पे, अब ये चला गया। और जूं जूं गंदम की शॉर्टेज जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, लोगों को गंदम नहीं मिलेगी उतना उतना, आप देखिएगा ये आटे के रेट भी बढ़ेंगे, फिर उसके साथ साथ गंदम के रेट जो है वो तो ऑलरेडी बढ़ते ही जा रहे हैं। आटे के रेट अब मजीद दोबारा आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे और हुकूमत यही कहेगी और इसका इम्पैक्ट हमें हर जगह नजर आता है। नान रोटी खरीदने जाएं वो महंगा है, घरों में आपने बिल देने हैं वो महंगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ले वो महंगा है, मतलब ये चीज़ें थमने पर नहीं आ रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब के दावे वहीं के वहीं हैं, जब कभी भी आवाम से गुफ्तगू करने के लिए आते हैं, सारे ख्याल करने के लिए आते हैं, तो जी आप बताते हैं माजी की हुकूमत से किस तरह से आप लोग बेहतर हैं।
सड़कें उन्होंने बनाई, हमने उससे ज़्यादा सड़कें बना दी। आवाम के लिए अगर उन्होंने काम किया, हमने आवाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। वो अब सारी बातें उनकी वो बहुत ठीक होंगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि कभी दाल माश 210 रुपये मार्केट का रेट कभी आप लोगों ने सुना था? ये चीज़ें तो ये 40-50-100 रुपये के बीच बीच में चीज़ें होती थी। अब तो ऐसी चीज़ें जो है बातें करके अपने दिल के जो आंसू हैं उनको रोकने के लिए एक मसनूई हंसी भी आती है कि 210 रुपये जो आप दाल माश जो है वो अकबरी मंडी से लेंगे तो 250 रुपया आपको आम रिटेल की दुकानों से मिलेगा। सही, लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं है, आवाम भी हिसाब मांगेगी और इस सब का जो कसर है ना वो आवाम निकाल लेगी, वक्त दूर नहीं है। अब आप लोगों को भी आना है बाहर मैदान में और आवाम का सामना करना है। खैर, हम इस खबर को वाइंड अप करेंगे। आवाम को हम हौसला ही दे सकते हैं, ये तो नहीं कहेंगे कि खाना पीना बंद कर दें। अब ज़िंदगी के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अल्लाह ताला से कुछ अच्छे की उम्मीद हम ज़रूर रखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ही रहम करम करने वाली है। ब्रेक के बाद हमने आके जी बात करनी है शहर की सफाई के लिए बड़ा इकदाम कौन सा उठाया गया है। इतने बड़े शहर को साफ़ रखना, इसके लिए हमने टाइम टू टाइम हमने देखा जी एप्लीकेशंस मुतारिफ़ कराई जाती हैं, मुहिम शुरू की जाती है। अब जो बड़ा इकदाम है, क्या इससे शहर साफ़ होगा? इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। जी, तो अब हमने रखना है शहर को साफ़, इसके लिए बड़ा इकदाम क्या उठाया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मिंगल साहब ने कहा है कूड़ा फैलाने वाले 6 माह जेल में जाएंगे। इससे कबल मैं एक नज़र डालती चलूँ, ब्यूटिफिकेशन, सोहना लाहौर और उसके बाद आपने पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए और इन प्रोजेक्ट के दौरान हम ये रिपोर्ट करते रहे कि शहर में कूड़े के बुरे हालात हैं। पता नहीं ये प्रोजेक्ट किस नाम पर चलाए जा रहे थे। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन मुतारिफ़ करवाई जिसको कहा गया कि खिदमत आपकी दहलीज पर। इस दौरान भी लोग यही शिकायत करते रहे कि उनके गली मोहल्लों में कूड़ा ताफुन फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है। लेकिन अब ये जो कूड़ा फैलाने की बात की जा रही है, 6 माह जेल में जाएंगे लोग, इससे क्या शहर साफ हो सकेगा? इस पर कैसे अमल दरामद होगा? कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा? इरफान, कैसे देखते हैं आप इस अमल को? अना, देखें, बात यही है कि आप पहले अपने आप को ठीक करें, उसके बाद आप लोगों को ठीक करने के लिए प्लान करें। एक अच्छा भला प्रोजेक्ट चल रहा था हमारे पास लाहौर की सफाई के लिए, जिसमें तुर्की का जो एक मॉडल था वो यहाँ पे काम कर रहा था, उसकी कंपनी थी, वो काम कर रही थी। जब ये गवर्नमेंट आई तो इस गवर्नमेंट ने कहा कि शायद हमें इसमें करप्शन को हम ढूंढेंगे। उस करप्शन को ढूंढते ढूंढते पूरा शहर जो है वो गंदा करवा दिया गया और उस कंपनी को रोक दिया गया। बाद में अब जो है जाकर 3 साल बाद, 3.5 साल बाद इस गवर्नमेंट ने अपने जो टब हैं जिसके अंदर वो कूड़ा लोगों ने डालना है वो अपने अब परचेज किए हैं। कंटेनर जिसको कहा जाता है, छोटे कंटेनर जो सड़कों के ऊपर पड़े रहते हैं, ये अब परचेज किए गए। इससे पहले हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। इस गवर्नमेंट के पास ना गाड़ियां थी, इस गवर्नमेंट के पास ना ये ट्रॉलीज थी कि इन चीज़ों को, कूड़ों को हटाएं कैसे। और इसी वजह से हुआ तो वो कंपनी अपना सारा सामान सारा सामान उठा के लेगी। आपको पता था कि 7 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, आप कोई और उसका मुतबादल करते हैं। आपने 3 साल आवाम को सड़कों के ऊपर जलील किया, शहर गंदा तरीन कर दिया। इतना साफ शहर जिसको हम कहते थे कि इस शहर की सड़कें बागों का शहर है, और इस सड़कें जो हैं वो सर्फ से धुला करती हुई हमने देखी है इस शहर में। लेकिन अब ये हाल है कि मनो मट्टी जो है वो शहर की अहम शाहराहों की साइडों के ऊपर जम चुकी है, उसको उठाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। और अब ना अपने आप को ठीक करना है, अब ये करवाया जा रहा है कि जी हम जो कूड़ा फैलाएगा उसको 6 माह की सज़ा दिलवाएंगे। उससे पहले भाई अब कैसे दिलवाएंगे? पहले आप अपना अथॉरिटी तो बनवा लें, LWMC को। LWMC को अथॉरिटी बनाने के लिए आपने वर्किंग पेपर भेजे हुए हैं, उसकी मंजूरी होगी। और फिर LWMC की आपने बात की, इन हाउस इतने मसाइल हैं, मशीनरी के, गाड़ियों के, करप्शन के, मुलाजिमीन ही नहीं है। मुलाजिमीन जो हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, वो लोग रोते हुए हैं। मैं खुद कई ऐसे बंदों को जो हमने उनसे जब इंटरव्यू किया, पूछना शुरू किया कि भाई सफाई, जब ये बहुत ज़्यादा कूड़ा था, उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोग सफाई क्यों नहीं करते, जो जैनिटर्स थे उनके। उन्होंने कहा कि हमें तो सैलरी नहीं मिल रही, हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है, हम कैसे काम करें। आप उन लोगों को जिन लोगों को आपने 15 से 20 हज़ार रुपया सैलरी देनी है, उनके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, उन लोगों के हक नहीं उनको अदा कर पा रहे। तो अब इस तरह के ये काम करके अपने आप को सिर्फ खबरों के अंदर हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। पहले इंतज़ामात तो आप ठीक करें।
अगर आप कहें कि शहर के अंदर जगह जगह सफाई का इंतज़ाम मौजूद है, उसके बावजूद लोग कूड़ा जो है वो फेंक रहे हैं, ठीक है आप उनको फांसी दे दें जो लोग कूड़ा फेंक दें, लेकिन पहले अपने आप को तो खुदारा ठीक करें। सफाई का हमारे पास इंतज़ाम कोई नहीं है, कूड़ा उठाने का हमारे पास इंतज़ाम कोई नहीं है, कूड़ा डंप करने का इंतज़ाम कोई नहीं है। ये तीनों जो प्रोसेस है एक सफाई का, ये तीनों हमारे पास नहीं है। और अब हम ये कर रहे हैं कि 6 माह कैद करेंगे जो कूड़ा फेंकेगा, और स्पेशल मजिस्ट्रेट इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। स्पेशल मजिस्ट्रेट कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? मुझे सिर्फ ये बता अगर ये कैमरे लगे हैं खराब पड़े, देखे अना वही बात है, वही बात है। अगर मॉनिटरिंग ये इस चीज की कर लें कि कूड़ा जहाँ पे पड़ा है हम उसको उठा लें, तो यही आपकी बहुत मेहरबानी होगी, इसी से आप लाहौर को साफ कर लेंगे। आपसे ये मॉनिटरिंग नहीं हो रही कि लाहौर में कूड़ा किन जगहों के ऊपर पड़ा हुआ है, हम लोग पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, लोग कॉल्स कर रहे होते हैं, उसके बावजूद वहाँ से कूड़े को जो है वो रिमूव नहीं किया जा रहा होता, वहाँ पे ढेर लगे होते हैं, लोग वबाई बीमारियों से परेशान हो रहे होते हैं। और एक और खौफनाक चीज़ मैं आपको जो बताऊँ कि जितनी स्पीडी इस वक्त जो कूड़े की वजह से और ये गंदे पानी की वजह से डेंगू लार्वा फैल रहा है, वो अलार्मिंग कंडीशन है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का उसकी तरफ कोई फोकस नहीं है। यकीन माने ये कुछ दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों ने खुद ब खुद डंपिंग साइट बना दी हैं। बिल्कुल, कंटेनर्स मौजूद नहीं है, आपको दूर दूर तक कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। बेचारे लोग वहाँ के दुहाइयाँ देते हैं कि जी इतना ताफुन फैल चुका है कि उनके इलाके के लोग बीमार हो रहे हैं, मच्छर हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, और कोई सुनता ही नहीं है ना। देखे शाहजमाल का जो मेन इलाका है वहाँ पे आपको कूड़े के ढेर नजर आते हैं, गुलबर्ग में आपको वहाँ पे कूड़े के ढेर नजर आते हैं। आप तो पोश इलाकों की बात करें, मैं तो दूर दराज, ये पोश इलाके हैं। मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये हालात है। वहाँ पे ये शादमान के इलाके में आप चले जाए, शादमान आपको बाकायदा वहाँ पे पूरी डंपिंग साइट नजर आएगी जो पड़ी है, पूरा इलाका जो है उससे ताफुन फैल रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। गुलबर्ग के इलाके में आपको गुलबर्ग 3 में आपको ऐसे कई पॉइंट्स नज़र आएंगे, गुलबर्ग 2 में आपको ऐसे कई पॉइंट नज़र आएंगे जहाँ पे जो डंपिंग साइट मौजूद नहीं है। वहाँ पे अगर कंटेनर पड़ा है तो इतना वहाँ पे कूड़ा आ गया कि वो कंटेनर से बाहर निकलता निकलता वो बाकायदा एक डंपिंग साइट बन चुकी है जहाँ पे लोग अपना कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको उठा नहीं रही। अब स्पेशल मजिस्ट्रेट की मदद से ये चेक करेंगे कौन लोग कूड़ा फैला रहे हैं, उनके खिलाफ आप 6 माह जो है उनको सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन अगर यही मजिस्ट्रेट जाके ये चेक कर लें कि किस इलाके के अंदर LWMC के अमले ने कूड़ा नहीं उठाया, उनको 6 माह सज़ा करवाई जाए, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे और शहर को साफ भी रख पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ख़बर को बाइंड अप करते करते ये भी कहती चलूँ कि जी हमारी जिम्मेदारियाँ भी शामिल हैं। हम जैसे रोज़ाना अपने घर की सफाई करते हैं, अगर हम ये सोच लें कि घर के बाद हमने अपनी गली की, अपने मोहल्ले की, अपनी सड़क की, अपने इलाके की सफाई को भी यकीनी बनाना है। बहुत ही अफसोस होता है कि बहुत ज़्यादा बाशऊर लोग, पढ़े लिखे लोग जब गाड़ी से कूड़ा बाहर फेंकते हैं तो अफसोस होता है इस तरह के रवैयों पर। आपका शहर है, इसको खूबसूरत रखने के लिए आप भी ज़रूर जो है अपना किरदार अदा करें। अच्छा जी, खूबसूरती की बात हो रही है शहर की, तो कमिश्नर साहब ने बड़ा इकदाम उठाया है। केनाल रोड पर अंडरपासेस की तज़ीनो आराइश की जाएगी। हमने माजी में भी देखा कि इस तरह के बहुत सारे इकदाम किए गए, ख़ास तौर पर केनाल पे तो मैं लोगों को देखती थी वीकेंड्स पर रुक के तस्वीर बना रहे होते थे। इस पर आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। केनाल रोड की तज़ीनो आराइश की जाएगी, अंडरपासेस पर काम किया जाएगा और शहर को खूबसूरत बनाया जाएगा। कमिश्नर साहब की जानिब से ये इकदाम उठाया जा रहा है। अच्छा जी, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि जब आप कभी बाहर जाते हैं आपको बड़ा देख के खुशी भी होती है कि आपका शहर जो है वो खूबसूरत है। इरफान, कैसे देखते हैं इस इकदाम को? मैं माजी की हुकूमत की तारीफ़ इस मामले में ज़रूर करना चाहूँगी। सफाई, जब दफ्तर आते थे तो आपको हर जगह मशीनें नज़र आ रही होती थी, शहर में सफाई, पानी लगाया जा रहा है। उसके बाद फिर जो केनाल रोड के हमने मनाजिर देखे हैं, वाकई बहुत ज़बरदस्त मनाजिर थे। जिस तरह से केनाल रोड को डिकोर किया गया, ऑल दो अभी उसका जो है मजाक भी उड़ाया जाता है और बताया जाता है कितने पैसे ज़ाया किए गए। अना देखें, ये सारे काम करने होते हैं आपकी जो इंतज़ामिया है। अब आप साबिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो साबिक गवर्नमेंट में उस वक्त जो है वो अफसर कौन था? यही जो अब कमिश्नर लाहौर हैं, यही DC लाहौर थे, और इनकी तरफ से दिन रात एक किया जाता था कि लाहौर को खूबसूरत बनाना है, क्योंकि इन्हें पता था कि एक तो उनकी अपनी बिल भी थी कि जहाँ पे वो सीट के ऊपर काम कर रहे हैं उस काम को
पूरी डेडिकेशन के साथ करें, पूरी जो दिलजमी के साथ करें, और इसी वजह से गवर्नमेंट जो थी वो भी उनका साथ देती थी, और इसी वजह से शहर जो है आपको एक मिसाली शहर नज़र आता था। सफाई का इंतज़ाम हो, उसकी खूबसूरती के लिए PHA को काम कर रहा हो या बाकी इदारे जो काम कर रहे हो, ये एक मिसाली काम नज़र आता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि शायद इस गवर्नमेंट की ये वो चीज़ें जो हैं उनके ऊपर कीड़े निकालने शुरू कर दिए, या उन चीज़ों को आपने शोबाजी या उन चीज़ों को ये कहना शुरू कर दिया ये शोबाजियाँ हैं, तो इस वजह से ये मामला जो है ख़त्म होते शुरू हुए। लेकिन अभी आप देखें कमिश्नर लाहौर की तरफ से रोज़ कोई ना कोई एफर्ट्स जो है वो की जा रही होती हैं। कभी वो हमें नज़र आ रहे होते हैं सड़कों में मास्क तकसीम करते हुए, बाज़ारों में मास्क तकसीम करते हुए, कभी वैक्सीन सेंटर में उसको बेहतर करवाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब से वो आए हैं उनकी तरफ से ये प्रायोरिटी पे रही। ख्वाह कि जब से वो आए वो कोरोना की एक वेव चल रही थी, उसमें उनको इतना टाइम नहीं मिला कि शहर की खूबसूरती के लिए शायद वो बहुत ज़्यादा काम कर सकते थे, उनको टाइम नहीं मिला क्योंकि एक बर्डन था, और उसी बर्डन को जब उन्होंने पूरा अपने ऊपर लिया तो उसका समर जो थे वो देखे क्या मिला हमें कि लाहौर जो है वो 40% वैक्सीन हो गया। यानी कि जो पुलिस इनको हुकूमत की तरफ से एक टारगेट दिया गया था कि लाहौर की 40% पॉपुलेशन जो है इसको आपने वैक्सीन करना है 31 अगस्त तक। तो इसमें जो है वो इंतज़ामिया लाहौर की कामयाब रही, और अब जो है इसमें भी हमें कामयाबी नज़र आएगी क्योंकि एक कंपनी के साथ जो निजी कंपनी थी, पेंट कंपनी, उसके साथ इनका इश्तराक हुआ है, और शहर में जो अंडर पासिस हैं इसकी तज़ीन और आश की जाएगी, इनको कलरफुल किया जाएगा क्योंकि ये फेज़ है हमारा। बिल्कुल आपके पास ह्यूमन नेचर है कि आपको खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, आपके माहौल अच्छा होता है तो आपको खुशगवार एहसास खुद ब खुद होता है। ऐसे ही है, तो इसी को बेहतर करने के लिए ये शायद किया जा रहा है, और ये अच्छी चीज़ है कि अब कोरोना से हटकर भी कुछ इंतज़ामिया जो है वो काम करना शुरू हुई है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो अब क्योंकि ये कमिश्नर हैं, पहले ये DC लाहौर काम करते रहे थे कैप्टन उस्मान, और अब क्योंकि ये कमिश्नर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो इसमें मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अच्छे काम इन्होंने DC के दौर में किए अपने इंशाल्लाह, और शहर के मसाइल को अच्छी तरह से समझते भी हैं, तो हम देखते हैं उसका फ़ायदा भी हो रहा है। खैर इरफान, हमारे पास वक्त कम है। ओवरऑल अभी मैं क्राइम सिचुएशन डिस्कस करना चाहूँगी। ख़वातीन को लेके हमने बहुत सारे मसाइल गुज़िश्ता कुछ सुन रहे हैं, जिस तरह की हमारे पास खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। कुछ ओवरऑल मुझे क्राइम रेशो बताइएगा क्या रही, और इससे अब कुछ बेहतरी की तरफ लाने के लिए पुलिस की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं? अना, अगर हम बात करें इस साल की, तो इस साल में अब तक जो है वो आज की डेट तक 373 खवातीन जो है उनको रेप का निशाना बनाया जा चुका है। 373 खवातीन रेप की निशान बनी, उसमें 205 मुल्ज़िमान अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। 94 केसेस ऐसे थे जिसमें DNA लेट जो है उसकी करवाया गया, और उसके साथ साथ 100 से ज़ायद ऐसे केसेस थे जिसमें जो मेडिकल रिपोर्ट है वो डिले करवाई गई। पुलिस की तरफ से नाक़िस इन्वेस्टिगेशन इस हद तक है, नाक़िस तफ्तीश इस हद तक है कि वो 205 मुल्ज़िमान जो जिनसी दरिंदे हैं अभी तक उनको नहीं गिरफ्तार किया जा चुका। 60 जिनको आपने उसमें बेगुनाह करार दे दिया, 205 जो है मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हुए। 94 केसेस के अंदर आपने DNA जो टाइम ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं, आप भी ये चीज़ें रिपोर्ट करते हैं कि हमारी लाहौर पुलिस के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। चीज़ें देखें, चीज़ें मौजूद हैं। जब आप लोग काम करना ही ना चाहें, जब इन्वेस्टिगेशन विंग का फोकस ही हो सिर्फ लेन देन के मामला जो है उसके ऊपर हमने काम करना है, नीयतें खराब है और इनकी हालात भी खराब है। क्योंकि इनके हालात अगर अच्छे हों तो आप ये 205 दरिंदे जो हैं जो ख़वातीन की इज्जत तार तार कर रहे हैं, वो आपने गिरफ्त में लाकर उसको कटहरे में पहुँचाया होता। और सबसे खौफनाक चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि 2021 जो है इसमें अभी तक किसी एक मुल्जिम को भी सजा नहीं करवाई जा सकी, रेप का मुल्जिम। तो यही वजह है ना कि लोग डरते नहीं हैं। हम 2020 की भी बात कर ले, 2020 की भी बात कर ले, उसमें सिर्फ एक केस था जिसमें मुल्जिम को सजा करवाई, लेकिन उस पर भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो केस था मोटरवे ज़्यादती केस, जिसमें तमाम हुकूमती मशीनरी जो थी वो इस केस के ऊपर लगी हुई थी, तमाम पुलिस इस केस के ऊपर लगी हुई थी, CTD एजेंसियाँ, तमाम लोग इस केस के ऊपर थे। और शायद इसी वजह से इस मुल्जिम को फौरी गिरफ्तारी भी होगी और उसके बाद उसको सज़ा भी होगी। ख्वाह कि अभी उस सज़ा के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन सिर्फ एक केस 2020 में और 2021 में आपको सिर्फ एक केस नज़र आता है जिसमें
आप उसको सजा दिलवाने में कामयाब तो हैं। यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्राइम रेशो बढ़ेगी, लोग अपने आप को महफूज महसूस करेंगे या नहीं करेंगे जब पुलिस का ये किरदार रहेगा और हर रोज केसेस होंगे। एक केस रिपोर्ट होता है और बजाय उसके कि लोगों में खौफ पैदा हो, एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जब आपकी पुलिस इस लेवल पर काम कर रही होगी तो ये चीज़ें तो आम होंगी। इंतहाई अफसोस के साथ ये चीज़ें जो है शेयर करनी पड़ती हैं। इरफान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, आगे चल के एएसपी बुशरा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, तो हमने स्पेशल एक सेगमेंट इस पर रखा है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद शो में आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपके साथ, हमने एक सिलसिला ही शुरू कर रखा है कि हम आपके साथ कोविड अपडेट जो हैं वो शेयर करते हैं कि हर रोज़ किस तरह से कोरोना जो है वो पंजे गाड़ रहा है और केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं आपको हर रोज़ यही कहती हूँ, मकसद क्या होता है कि आप लोगों को चीज़ों से अपडेट रखना, और अपडेट रखने का मकसद ये है कि आप लोग खुद अपनी केयर करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम बाहर जाते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं, तो बिल्कुल ही उससे जो है आपको एक तस्वीर का दूसरा रुख देखने को मिलता है कि लोगों के अंदर डर खौफ मुसलसल ख़त्म होता चला जा रहा है। जितना आप ह्यूमन नेचर है, यूज्ड टू होते जाते हैं, सुनते जाते हैं, आपके ऊपर वो चीज़ें उतनी असरअंदाज होना जो है वो कम हो जाती हैं। लेकिन जब मामला हो आपकी सेहत का, जब मामला हो इंतहाई सेंसिटिव, जिस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ चीज़ें होती हैं जिसका कुछ नेमुल बदल ही नहीं होता, तो उसको तो आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, एहतियात क्या है, किस तरह से आप महफूज रह सकते हैं, कोरोना कितना जानलेवा हो सकता है। वो लोग जो कहते हैं जी कोरोना नज़र नहीं आ रहा, अगर हो भी गया है तो अब तो भाई बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ रह गई, या अच्छा खासा आप खाएं, घर में क्वारंटीन करें, कुछ मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करें तो आप बिल्कुल ठीक हैं। अब माहिरीन की राय इस पे क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और माशाल्लाह बहुत ही डिटेल में हमें बताएंगे आपकी केयर से रिलेटेड, आपकी सेहत से रिलेटेड हम ये सवाल करने वाले हैं। तो कुछ बताएंगे कि कोविड कितना ख़तरनाक हो सकता है, कितना ख़तरनाक है, इसके लिए एहतियात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। फर्स्ट वेव से लेके अब तक हमारे जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये मैदान में हैं हम लोगों की सेहत के लिए, तो बिलाशुबा इस पे तो आप लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग लोगों के लिए इतनी खिदमत कर रहे हैं। अब कुछ लोगों की बात कर लेते हैं, लोग एहतियात नहीं कर रहे, क्या कहेंगे आप? पहले तो आपका शुक्रिया, और जहां हम मैदान में वहां आप लोग भी मैदान में हैं, क्योंकि कोविड में जो सबसे बड़ा मसला था वो डिसइंफॉर्मेशन का था और खौफ इस बीमारी का बहुत ज़्यादा था, और कुछ ऐसे एरियाज़ भी थे जहां पर हमारी नज़र भी नहीं थी कुछ मसाइल की तरफ। मीडिया ने ना सिर्फ लोगों का साथ दिया, डिसइंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में सपोर्ट किया। इन एरियाज़ में जहां पर डॉक्टर्स की या पॉलिसी साज़ों की नज़र नहीं थी, वो एरियाज़ दिखाए कि ये मसाइल लोगों को आ रहे हैं, इस तरफ भी तवज्जो दें। और इट वाज अ क्यूमुलेटिव फाइट। ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक बात कहूँगा और डिसइंफॉर्मेशन फैलेगी, आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, लोगों का खौफ नहीं कम करेंगे, तो बीमारी को तो काबू नहीं पाया जा सकता। तो सोशल मीडिया के साथ साथ जो लोग सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया। वो भी ऐसे बातें आगे पहुँचाते थे कि बस यही होने वाला है, यही हो गया और इसके बाद ये हो जाएगा। जो आप लोगों की ये अप्रोच रही है कि आप उस शोबे के माहिरीन को बुलाकर इंफॉर्मेशन सही देने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी भी डॉक्टर के इलाज करने से ज़्यादा बेहतर चीज़ है। बिल्कुल आपने सही कहा, थैंक यू सो मच। अब आ जाए जी लोगों के रवैयों की तरफ। लोग कह रहे हैं कोरोना अब कुछ नहीं कह सकता, अब हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। और पाकिस्तान में तो लोग जो हैं वो हमने दूसरे ममालिक की मिसालें देखी, लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं। मैं बार बार कहती हूँ अल्लाह ताला का कोई करम था कि हम लोग महफूज हैं, उस तरह से असरअंदाज नहीं हो रहे। तो ये जो लोगों का माइंडसेट बन गया है कि हमारी इम्यूनिटी ऐसी, हमें कुछ नहीं कहने वाला। एक तो ये है कि हम सब इंसान ही हैं, हमारी इम्यूनिटी अगर ऐसी है तो अब हमारी जो डेथ हैं वो 10,000 से क्रॉस करना शुरू हो गई है। और हम ही में से वो लोग हैं जिनकी डेथ्स हो रही हैं। डेथ हो रही हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मीडिया पर्सनस हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो आम आवाम है, सारे लोगों की डेथ हो रही है, सारे हॉस्पिटल्स में दाखिल हो रहे हैं। तो इम्यूनिटी का जो हमारा कंसेप्ट है वो तो
या तो इम्यूनिटी आपको आ सकती है वैक्सीनेशन से, या इम्यूनिटी आ सकती है कि आपको कोविड हो जाए। तीसरा कोई तरीका नहीं है कि आप पैदा हों और आपके अंदर इम्यूनिटी मौजूद हो। तो हमें इतनी वैक्सीनेशन लगवानी है, इतनी वैक्सीनेशन करवानी है कि हम 70% को क्रॉस कर दें, तब तो हम कह सकते हैं कि हमारी नेशन में इम्यूनिटी आ गई है। अब हम कोरोना, हमें चांसेस हैं कि कुछ नहीं कहेगा। सो उसके अलावा तो ये जो चीज़ हमारा है वो एक फ़ाल्स क्लेम है हमारा, इसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। फोर्थ वेव में देखें आज की जो सूरत हाल है कि जुलाई में जो हमारे हॉस्पिटल्स थे, पूरे पंजाब के जो हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, वो 500 सिर्फ एडमिशन थे कोविड के इलाज से। और अगर हम आज की बात करें तो ये 3000 पे पहुँच गए। इफ़ वी आर वैक्सीनेटेड, अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो हम इन 1.5 माह के अंदर 500 से लेकर 3000 एडमिशन तक कैसे पहुँचे। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, अब मैं कुछ फर्स्ट वेव से अब तक डिफरेंट वेरिएंट आए और अपनी शक्ल कोविड बदलता रहा हर दौर में। अब मुझे ये बता दें कि अभी वाला वेरिएंट कितना ख़तरनाक है, इसमें इलाज क्या डिफरेंट है, एहतियात क्या डिफरेंट है, आपके लिए कितना महफूज रहना ज़रूरी है। हम बार बार कह रहे हैं इंडियन वेरिएंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसके फैलने की शरह बहुत तेज़ी से है। जो वेरिएंट्स आए हमारे पास, पहले अल्फ़ा वेरिएंट आया, फिर बीटा, गामा एंड देन डेल्टा, जिसको हम डेल्टा यूज़ करें, जिसे इंडियन वेरिएंट भी कहा जाता है। जो फर्स्ट अल्फ़ा वेरिएंट था उसमें तो नई डिज़ीज़ आई थी, इसके इलाज के बारे में और एहतियात के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इट वाज अर्ली इमर्जिंग, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इमर्ज करती गई और ट्रीटमेंट जो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट था वो होता होता ट्रायंगल की शक्ल में हमारे पास आ गया कि ये दवाइयाँ फ़ायदा दे रही हैं और ये दवाइयाँ फ़ायदा नहीं दे रही हैं। बीटा में भी ऐसा था। तो जो उसके बाद जो यूके वेरिएंट आया, यूके वेरिएंट लंग्स पे बहुत ज़्यादा असर करता था और वाइट आउट लंग होते थे, बड़ी जल्दी असर करता था। जो डेल्टा वेरिएंट अब आया है, डेल्टा वेरिएंट एक्चुअली बहुत तेज़ी के साथ फैलता है और इसके तेज़ी के साथ फैलने की एक वजह ये भी है कि जो इसकी सिम्टम्स हैं वो आम फ्लू की सिम्टम्स से मिलती जुलती हैं। द डिफ्रेंशिएट बिटवीन, पहले वेरिएंट में ऐसा था कि फ्लू नहीं होता था, नाक नहीं बहती थी, गला बहुत कम ख़राब होता था, बॉडी एक्स थे, फीवर नॉर्मली हम टेस्ट और वो स्मेल और टेस्ट को फोकस था। तो हम कह देते थे कि अगर समबॉडी हैज़ अ रनिंग नोज तो इसको कोविड नहीं होगा। ठीक, ये इसको आम फ्लू है तो उसको सेपरेट करना आसान हो जाता था। बट नाउ द डेल्टा वेरिएंट हैज़ द डिफरेंट थिंग कि इसमें रनिंग नोज भी है, इसमें गला ख़राब होना ज़्यादा है, इसमें लूज मोशन ज़्यादा है। तो जिस शख्स को गला ख़राब है, जिसकी रनिंग नोज़ है, वील कंसीडर दैट कि मुझे आम फ्लू है और वो माशरे के अंदर फैलता रहेगा, वो फिरता रहेगा जब तक कि उसको बॉडी एक्स या फीवर ना स्टार्ट हो जाए और फीवर बहुत तेज़ ना हो जाए, वो कंसीडर नहीं करेगा। और डॉक्टर भी और हमारा जीपी भी इसको मिस कर सकता है कि हर साल लोगों को, क्योंकि ये सीज़न है जिसमें लोगों के गले ख़राब होते हैं, नाक बहती है और हो भी रहा है हर घर में हो रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो गया और इसलिए इसका स्प्रेड ज़्यादा है। सो कंसीडरिंग अ पैंडेमिक, हमें वो सारे की सारी प्रिकॉशंस को दोबारा ले लेना चाहिए जो हम पहले लेते थे। प्रिकॉशंस तो बहुत सिंपल रह गई हैं कि हमें लोगों से दूर बैठना है, जैसे हम 3 फुट के ज़्यादा फासले पर बैठे, और हमें इस दौरान में मास्क नहीं इस्तेमाल करना, स्नीजिंग एटिकेट्स एंड कफ एटिकेट्स के ऊपर अमल करना है। बेसिक्स हैं, ये तो अब सीख जानी चाहिए सभी और लोगों को। वेंटिलेटेड जगहों पे ज़्यादा रहना है, क्लोज जगहों पे कम रहना है। ये एक मेजर प्रिवेंशन मेजर्स हैं जिनको हम लें तो हम इस कैस्केड को ब्रेक कर सकते हैं। और जिस शख्स को लगता है कि उसको कोविड है, उसने अपने आप को लोगों से आइसोलेट करना है। अच्छा, आइसोलेशन वाला अमल लोग अब अस्पतालों में जाने से गुरेज कर रहे हैं और घर में ही, आपको पता जी सोशल मीडिया तो एक अलहदा से डॉक्टर बना हुआ है। लोगों के एक्सपीरियंस से हम डॉक्टर पे जाने के बजाय फ़लाँ ने ये किया था, फ़लाँ ने ये किया था तो हम भी ये कर लें। कैसे देखते हैं आप इस प्रैक्टिस को कि घर में अब लोग रह सकते हैं? अगर घर में लोग अपने आप को क्वारंटीन कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक SOPs अगर आप शेयर करना चाहें उसके? चीज़ें तो इवॉल्व ऐसे ही होती हैं कि लोग बहुत सारे काम करते हैं, उनमें से अच्छा और बुरा निकल आता है कि ये अच्छा हुआ और ये बुरा हुआ। हाँ जी। बट वी लर्न इन 18 मंथ्स के लोग घरों में रह सकते हैं, लेकिन लोगों को वेंटिलेटेड जगह पे रहना है और ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो
लोगों का मिलना जुलना कम हो, एग्जॉस्ट चला के रखें, ठीक, और अपना टॉवल, बाथरूम, इन चीज़ों को अलग रखें। तो अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर आप आइसोलेशन करें। और अगर आपने टीवी लाउंज में आइसोलेशन करनी है जहाँ पर हर बंदे ने आना है और फिर वो आइसोलेशन ना हुई। इसलिए अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं तो यू कैन बी आइसोलेटेड एट होम। अच्छा जी, कोविड पेशेंट का इलाज हमारे यहाँ मौसर मौजूद है? वो जो पहली लहर में लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया था कि अस्पताल में इंजेक्शन ऐसा लगाया जा रहा है, लोग मर रहे हैं, जो अस्पताल जा रहे हैं वो वापस नहीं आ रहा, लेकिन अब हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हालात काफ़ी बेहतर हैं, लोगों का थोड़ा सा माइंड सेट भी अच्छा खासा तब्दील हो चुका है। हमारे यहाँ कोविड का मौसर इलाज है, जिस इंजेक्शन का हम बार बार जिक्र करते हैं, क्या वाहिद वही एक इलाज है? 80% कोविड के वो तो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। सही। वो नीड टू कंसीडर इट कि जिन लोगों को इसमें कोविड एज होगा, ग्रुप मैटर करता है? इसमें एज ग्रुप भी कुछ हद तक मैटर करता है, इम्यूनिटी मैटर करती है, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ का होना मैटर करता है। जिन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा हैं वो लोग हाई रिस्क हैं कि उनमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगी। सही। और जिन लोगों में ऐसा नहीं है उन लोगों में ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ठीक है। तो 80% लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जिन लोगों में ठीक नहीं होता उनमें अब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गई हैं और ये भी आ चुका है कि ये शख्स इस दवाई से इतने % चांस है ठीक हो जाएगा, इस दवाई से इतने % चांस है ठीक हो जाएगा, ये दवाई 7वें दिन फ़ायदेमंद है या 5वें दिन फ़ायदेमंद है और ये दवाई 10वें दिन फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ें कैटेगराइज होकर हमारे सामने आ चुकी हैं। तो जो ट्रीटमेंट है वो अब ज़्यादा रैशनलाइज हो चुका है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। इन केस अगर कोई मरीज़ अस्पताल में है तो हमारे पास चीज़ें भी, ये तमाम ट्रीटमेंट भी मौजूद है और माहिर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। अब हमने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाना है और हमने बात करनी है वैक्सीनेशन पर। वैक्सीनेशन करवाने के बाद जिनको कोविड हुआ उनको लोग कहते हैं ले जी आप कह रहे थे वैक्सीनेशन करा लें, और फ़ौरन ही हमें कोरोना दोबारा से हो गया है। और फिर वैक्सीनेशन कराने के बाद क्या जो लोग हल्के फुल्के बुखार में मुब्तला हो रहे हैं वो भी बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन किस हद तक महफूज है, आपको कितना बचा के रखती है, इस पर हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कोरोना का इलाज क्या है, आपने बचना कैसे है, इस पर हम बात कर रहे हैं। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे ब्रेक में जी कि जान बचाने वाला इंजेक्शन जो है उसकी बहुत ज़्यादा किल्लत है। एक्चुअली जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, अगर वहाँ पे किल्लत हो जाएगी, गैर ज़रूरी लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, जो आराम से ख़रीद सकते हैं वो इस्तेमाल करते रहेंगे, तो फिर दूसरे लोग जो कि जिनको वाकई इसकी ज़रूरत है उनके लिए तो ये चीज़ नुकसानदेह हो जाएगी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इस पर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो टोसिलिजुमैब या उर्फ़ आम में एक्टेमरा के नाम से जो इंजेक्शन मशहूर है, ये इंजेक्शन फ़ायदेमंद है, लेकिन एक ख़ास सबसेट ऑफ पेशेंट है जिसके अंदर फ़ायदेमंद है। किस पेशेंट को आप लोग रिकमेंड करते हैं, किसके लिए ज़रूरी है ये? इसका जो बेनिफिट है उन लोगों में है जो बहुत रैपिडली डिटोरेट हो रहे हैं। ठीक है। लाइक अगर किसी की ऑक्सीजन सैचुरेशन 5 लीटर पे थी, उसको रिक्वायरमेंट थी कि 5 लीटर ऑक्सीजन उसको चाहिए, और 24 घंटे के अंदर वो अब 15 लीटर पे चला गया है या 10 लीटर पे चला गया है या 20 लीटर पे चला गया है और रैपिडली वर्सनिंग ऑफ कंडीशन हो रही है, इन लोगों में तो एक्टेमरा का बेनिफिट हो सकता है या चांसेस हैं कि होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई पेशेंट 5 लीटर पे ही है या वो 5 से 6 लीटर पे चला गया है और 6 से दोबारा 5 लीटर पे आ गया है, या वो 10 लीटर पे था 10 लीटर से कम होकर 8 लीटर पे आ गया है, या बग़ैर ऑक्सीजन सैचुरेशन के वो 95% पे है, बग़ैर ऑक्सीजन उसको नहीं लगानी पड़ रही, तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन इस एक्टेमरा का बेनिफिट ही नहीं है। तो अगर आप ऐसे लोगों को लगाएंगे तो इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, बिकॉज़ ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक दफ़ा शट डाउन करने की कोशिश करती है। ठीक है। तो इसकी वजह से यू मे रिकॉल दैट कि इंडिया में एक ब्लैक फंगस आई थी। बिल्कुल। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट कि स्टीरॉइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए, बहुत हैवी डोज में इस्तेमाल हुए, और वहीं पर एक्टेमरा का यूज़ अनजुडिशली बहुत ज़्यादा हुआ।
तो आपका अपना इम्यून सिस्टम स्टीरॉयड की वजह से डाउन होता है और एक्टेमरा की वजह से या ऐसी दवाइयों की वजह से डाउन हो जाता है। तो वो बीमारियां ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, इनका जो बॉडी पर अटैक्स हैं डायबिटिक्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा। ये इनके साइड इफ़ेक्ट हैं। ठीक है। तो जिन लोगों में ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं में लगाया जाए और सिंगल डोज या डबल डोज इससे ज़्यादा ना लगाया जाए। ये है, यही वो तरीका है कि हम सिर्फ ज़रूरतमंदों को ये इंजेक्शन लगाएंगे, जिनमें नहीं ज़रूरत उनमें ज़ाया कर भी करें और साइड इफ़ेक्ट भी लें। साइड तो इफेक्ट ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं होगी। अच्छा जी, ये मैं कुछ चीज़ें आपको कहूँगी, आप एक्स्ट्रा केयर के चक्कर में जो है ना नुकसान कर बैठते हैं। अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ अगर आप लोग चलें तो आपके लिए भी बेहतर होगा। अब आ जाइए जी, वैक्सीन आपने हर सूरत करानी है, तो इंतज़ामिया ने तो पाबंदियां लगा दी हैं और वो लोग जो नहीं भी करवाना चाह रहे थे वो भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लेकिन माहिरीन की राय वैक्सीनेशन पर क्या है, कितनी आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? वैक्सीन इस वक्त का जो करंट साइंस है उसके मुताबिक वैक्सीन के अलावा तो हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। बिकॉज पैंडेमिक है, इस पैंडेमिक में हर शख्स ने या तो वायरस से इन्फेक्ट होना है या वायरस के इन्फेक्ट हुए बगैर वैक्सीन लगाकर अपने अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा करनी है। यही दो तरीके हैं जिनके ज़रिए हम इस पैंडेमिक से जान छुड़ा सकते हैं। सही। अच्छा, मैंने बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की देखी है जो मोबाइल सिम बंद होने की वजह से वैक्सीनेशन करा रहे हैं, जो इस वजह से वैक्सीनेशन करा रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल नहीं मिलेगा, जो इस वजह से वैक्सीनेशन करा रहे हैं कि फ़लाँ जगह पर वो नहीं जा सकेंगे। लोगों की प्रायोरिटीज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग ही है। एंटी वैक्स थॉट्स भी हैं, एंटी वैक्स मूवमेंट्स भी हैं जो वैक्सीन के अगेंस्ट है। किसी भी किस्म की वैक्सीन के लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त तो हमें वैक्सीन के अलावा कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, मैं आम आवाम के लिए बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन जब आपने लगवा ली, आपकी बॉडी में उसका रोल क्या है? वैक्सीनेशन लगवा ली तो इसका आपकी बॉडी में रोल ये है कि आपने अपने जिस्म के अंदर एक चौकीदार बिठा लिया। अच्छा। यू अरेंज अ गार्ड इन फ्रंट ऑफ ज़्यादा योर, आसान अल्फाज में नहीं आपको यस, यू अरेंज अ गार्ड इन फ्रंट ऑफ योर होम, कि जैसे ही डाकू आए, चोर आए, वो वहाँ पर मौजूद हो, वो फायर करके फ़ौरन उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दे। सही। सो ये वैक्सीन का बेनिफिट है। गार्ड तो आएंगे, कोरोना तो आपके जिस्म के अंदर आएगा, आपको कोरोना हो भी सकता है, लेकिन अगर गार्ड के बगैर आपका घर मौजूद है तो आप पहले कैमरे में देखेंगे कौन आया है, फिर पुलिस को फ़ोन करेंगे, फिर पुलिस आएगी, उस वक्त तक वो सारा सफाया कर चुके होंगे। सही। सो वैक्सीन उस अमल को तेज़ करके आपको नुकसान से बचाती है। सही। कोविड से तो नहीं बचाती लेकिन नुकसान से बचाती है। अच्छा जी, वैक्सीनेशन कराने के बाद जिन लोगों को कोविड हुआ वो लोग पछता रहे हैं, हमने क्यों वैक्सीनेशन कराई, हमें तो ये पता था कि जी इससे तो आप कोरोना से बच जाएंगे। वैक्सीनेशन कराने के बाद लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे, जहाँ मर्जी फिरे, हमने वैक्सीनेशन करा लिया। हर तरह के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के लोगों के बारे में? हेलमेट पहन के एक्सीडेंट करवाने में और बगैर हेलमेट के एक्सीडेंट करवाने में फ़र्क है। फ़र्क है, बिल्कुल। और अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है और आप गिर गए हैं और आपका सर बच गया है, आप तो फिर उसका हेलमेट का बेनिफिट तो हो गया। तो अगर कोविड हुआ और आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, आपके लंग्स की इन्वॉल्वमेंट कम हुई या नहीं हुई और खुदा न खास्ता आपके जो डेथ का रिस्क था वो 40% से कम होकर 1% आ गया, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और अभी भी हमारे आईसीयूज़ में, बल्कि हमारे आईसीयूज़ में नहीं, पूरे पंजाब के या पूरे पाकिस्तान के आईसीयूज़ में 85% लोग वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई। ऐसे ही। तो और करवाने वालों की तादाद बहुत कम है। और अगर आपको नुकसान नहीं हुआ और आप रिकवर अच्छा करके हैं तो उसका जो क्रेडिट है वो तो वैक्सीन को जाएगा ना। वैक्सीन को जाएगा। कोरोना से मुतासर होने के कितने गैप के बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं? वो लोग जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं और सीजनल फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, बुखार है, उन लोगों को कितना गैप देना है वैक्सीनेशन कराने में, या इसी के दौरान ही वो वैक्सीनेशन भी करा सकते हैं? अगर आपका गला ख़राब है, आपको फ्लू है, आपको फीवर है, तो आप वैक्सीन ना करवाएं। ठीक है। क्योंकि ये इस वक्त ये सारा कुछ कोविड की वजह से भी हो सकता है। ओके। अगर आप कोविड के दरमियान में वैक्सीन करवाएंगे तो फिर चांसेस हैं कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगी। अच्छा। इसलिए कोविड के दरमियान में वैक्सीन ना करवाएं। कोविड से रिकवर होने के बाद 4 वीक से 12 वीक के दरमियान में वैक्सीन करवाएं। गैप दें 4 वीक का,
अगर आप फ्लू वैक्सीन करवा रहे हैं तो उसके 7 डेज़ के बाद कोविड की वैक्सीन करवाएं। ठीक है। जो लोग हाई रिस्क हैं, लाइक बाय एनी रीज़न, उनको कार्डिक प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, कीमोथेरेपी के ऊपर हैं, इन तमाम लोगों को वैक्सीन करवानी चाहिए। कीमोथेरेपी वालों को कीमोथेरेपी सेशन के 2 हफ्ते के बाद वैक्सीन करवाएं या पहले लगवा लें और उसके बाद कीमो करवाएं। तो ये बेनिफिशियल है ताकि उसका रिस्पांस जो है वो बेहतर आए। अच्छा, मैं बच्चों के बारे में जानना चाहूँगी। कहीं पे भी नहीं जिक्र किया जा रहा, बच्चों की इम्यूनिटी पहले दिन से कहा जा रहा है, कोविड से उस तरह बच्चे मुतासिर नहीं होते। हम इस स्टेज पे आ चुके हैं या आने वाले हैं, या कोई ऐसी वैक्सीनेशन जो आप बच्चों को भी रिकमेंड करना चाहें? अभी तक तो फाइज़र और मॉडर्ना के बारे में डाटा है कि ये 12 साल तक के बच्चों को लगाई गई। ठीक है। और इसको अलाउ कर दिया गया है कि बच्चों को आप 12 साल तक के बच्चों को लगाएं। ठीक है। हमारे जो कोविड के जो रिसेप्टर्स हैं, जिन्हें एस रिसेप्टर कहा जाता है, वो जो पैदा हुआ बच्चा उसके अंदर नहीं होते, एज के साथ साथ बढ़ते हैं। 5 साल की उम्र में बच्चों में बनना शुरू हो जाते हैं और 9 साल की उम्र में काफ़ी सारे बन जाते हैं। रिसेप्टर से मुराद ये कि वो रास्ता जिसके ज़रिए कोविड ने हमारे जिस्म के अंदर जाना है, बिल्कुल, वो रास्ता छोटे बच्चों के अंदर मौजूद नहीं होता। ठीक है। इसलिए छोटे बच्चों में जो चांस है वो बहुत ही कम है कि कोविड उनके जिस्म में जाके नुकसान करे। ठीक है। ठीक है। 9 साल या उससे अबव में ज़्यादा चांस हैं, 5 साल और 9 साल के दरमियान में भी कम चांस हैं। तो इसलिए बच्चों में कम इफ़ेक्ट होता है। हाँ, बच्चे कैरियर बन सकते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर, उनके हाथों के ऊपर, उनके लिप्स के ऊपर ये वायरस मौजूद हो सकता है। वो दादों से बड़े को दादों से किसी और को लग सकता है और माँ से दादों को लग सकता है। बिल्कुल सही जी। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चों को तो उस तरह से असरअंदाज नहीं होता, लेकिन हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि बच्चों से बड़ों को एहतियात करनी है, क्योंकि बच्चे आपके स्कूल भी आ जा रहे हैं, वैन्स में जाते हैं, स्कूल आना जाना। तो इस दौरान आपने बच्चों की सफाई सुथराई का ज़रूर ख्याल रखना है। अपने बच्चों को ये पाबंद ज़रूर करना है कि उन्होंने मास्क जो है वो पहन के रखना है। अच्छा जी, सेकेंडली लोग बहुत ज़्यादा चूज़ी हो रहे हैं वैक्सीनेशन के मामले में, ये वाली करानी है, ये वाली करानी है, ये वाली करानी है। इस पर अगर लोगों का कोई इब्हाम है, लोगों के ज़हन में कोई चीज़ ऐसी है कि जी मैंने फ़लाँ से सुना था, उसको वैक्सीनेशन के बाद कुछ नहीं हुआ, मैंने अब यही वाली करानी है। सबसे बेहतरीन वैक्सीन वो है जो अवेलेबल है। सही। अगर आप वैक्सीन दूसरी अरेंज करने में 2 हफ्ते का टाइम लगा रहे हैं तो वो 2 हफ्ते एक लॉस है। प्रैक्टिकली सेइंग, तमाम की तमाम वैक्सीन में जो डिफरेंस है वो 5 to 6% का डिफरेंस है। ओके। इफ somebody is working 92% and second one is working 86%, so the difference is only the 6%। ओके। और पैंडेमिक में ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो जो वैक्सीन आपको अवेलेबल है, जो इजीली मिल रही है, उस वैक्सीन को लगवाएं। और उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप साथ मास्क भी इस्तेमाल करें। इफ़ यू हैव गॉट अ वैक्सीनेटेड ऑफ 86% और आपने साथ मास्क लगा लिया जो 15% और आपको बेनिफिट कर देता, आप तो 100% प्रोटेक्ट हो गए। एंड इफ़ यू आर यूजिंग 92% और कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर तो आपकी जो प्रोटेक्शन लेवल है 92% ही रहा। सो ऑलमोस्ट सारी वैक्सीन में कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नज़र नहीं आया। एक दूसरा, 6 माह गुजरने के बाद तमाम वैक्सीन का लेवल एक जैसा है। ठीक है। अगर वन वैक्सीन इज़ अ फाइज़र एंड इफेक्टिंग इज़ 92% और 96%, 6 माह के बाद वो 76 या 80% इफेक्टिव है, और आप साइनोफार्म लगवा रहे हैं या साइनोवैक लगवा रहे हैं, वो 80% है, तो 6 माह के बाद भी वो भी 70% होगी। सो ऑल वैक्सीन्स आर सेम आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है। ठीक है। सो जो आपको मिल रही है, जो अवेलेबल है, वो लगवाएं एंड साथ मास्क इस्तेमाल करें। यू आर 100% प्रोटेक्टेड। हर सूरत SOPs तो आपने समाजी फासला रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथ धोने, ये वही चीज़ें हैं। साथ ही साथ बचाव के लिए वाज़े तौर पर डॉक्टर साहब ने बता दिया, और वो ये है कि जी आपने वैक्सीनेशन को यकीनी बनाना है।
सेकेंडली वो जो लोग मुतासर हुए जिनका इलाज मौलजा चल रहा है, जिनके बारे में हमने गुफ्तगू की कि जिनको जान बचाने वाले इंजेक्शन की ज़रूरत भी नहीं, वो भी एक्स्ट्रा कॉन्शियस होके, तो जो चीज़ें जिसके लिए हैं वो वहीं पे जानी चाहिए, माहिरीन की राय लें और फिर इसके इलाज की तरफ आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमने अपने न्यूज़ सेगमेंट में जाते जाते मैंने इरफान से मजमूई तौर पर क्राइम की सूरत हाल पूछी थी, शहर में क्या है। आज प्रोग्राम के इस हिस्से में स्पेसिफ़िकली हम जो टॉपिक हिट करने वाले हैं, जिस पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, ये जो हम देख रहे हैं एक मरहला शुरू हुआ है ख़वातीन से ज़्यादती के वाक़यात, ख़वातीन का गैर महफूज होना, मार्केटों में, बाज़ारों में, सड़कों पर, कहीं पर भी ख़वातीन जाती हैं तो हम देख रहे हैं एक के बाद इस तरह के एक वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। अब नॉर्मली होता क्या है, इरफान ने जैसा कि एक चीज़ मेंशन की, इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खामियां हैं जिसकी वजह से सेकेंडली कानून जो है वो हमारे कवानीन मौजूद हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। पूरे 1 साल के दौरान एक मुलजिम भी ख़वातीन से ज़्यादती का जो है उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाती या निशानी इबरत बनाया जाता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये वाक़यात रुक सकें। ये सारी चीज़ें एक तरफ, आज जिन मेहमान से हम आपको मिलवाने वाले हैं कुछ उनके बारे में भी हम जानेंगे, कुछ ये भी जानेंगे कि उन्होंने जब पुलिस सर्विस ज्वाइन की तो उनका अज़्म क्या था। अभी मौजूदा सूरत हाल को देख के ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से जो है वो कितना जो है मोटिवेटेड हैं, वो कितना ख़वातीन को महफूज माहौल देने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। बुशरा निसार साहिबा जो कि ASP कैंट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है ख़ास तौर पर जब आप ख़वातीन को इस तरह से बाइख्तियार देखते हैं और यूनिफॉर्म की तो एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। मैं कुछ स्टार्ट आपसे जानना चाहूँगी, पुलिस सर्विस ख़वातीन के लिए हमारी सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट सा है कि अच्छा इतनी महफूज भी नहीं है, ख़वातीन अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकती हैं। आपने कैसे डिसाइड किया, कब सोचा कि पुलिस सर्विस में जाना है, कैसे ज्वाइन की? एक्चुअली जब मैं CSS की तैयारी कर रही थी तो जो मेरे माइंड में एक ही ग्रुप था वो पुलिस सर्विस ही था और मैं एक्चुअली इसी के लिए काम कर रही थी। इसके लिए मैंने LLB भी किया ताकि मुझे बाद में हेल्प कर सके जब मैं अपनी सर्विस को ज्वाइन कर सकूं। और जहाँ तक आपने ये बात की कि पुलिस के लिए फीमेल्स फिट नहीं है, मैं आपको ये बात कहना नहीं, आपको लगता है कि इमेज है या परसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि अपनी फैमिली में भी देखें तो बहुत सारे आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। इसके 2 एंगल्स हैं, एक तो ये कि सोसाइटी क्या सोचती है और दूसरा ये कि डिपार्टमेंट क्या सोचता है। अच्छा, हमारा डिपार्टमेंट है पंजाब पुलिस का, या कोई भी पुलिस है, तो उसमें मुझे अभी तक, मेरी सर्विस 3 इयर्स होने वाली है, तो मुझे अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं फ़ीमेल हूँ। नॉट एट इवन अ सिंगल पॉइंट मुझे ये रियलाइज़ नहीं करवाया गया कि मैं एक मेल ऑफिसर नहीं हूँ बल्कि एक फ़ीमेल ऑफिसर हूँ। मुझे सेम तरह की टास्किंग की जाती है, मुझे सेम तरह की ड्यूटीज़ दी जाती हैं, मुझे सेम तरह के सर्कल्स मिल रहे हैं और सेम तरह की मैं ड्यूटीज़ कर रही हूँ। मैं भी मॉब हैंडलिंग करती हूँ, मेरे मेल काउंटर पार्ट्स भी मॉब हैंडलिंग करते हैं, हम सब इक्वली एफिशिएंट हैं। तो ये जो आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, फीमेल्स में भी फिजिकली दे लुक वीक, बट यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो ये एक परसेप्शन, या हमने अपनी जो सेल्फ क्रिएटेड लिमिटेशंस बनाई हुई हैं कि हम लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम लोग सब कुछ। ये आपका अपना डिसीजन था? कभी घर मेरा अपना डिसीजन था। माय पेरेंट्स वाज नॉट विलिंग। माय फादर लाइक मेरे ज्वाइनिंग के बाद भी ही वाज लाइक कि तुम्हें दोबारा से अटेम्प्ट लेना चाहिए। पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं, बट नाउ ही इज हैप्पी। अच्छा, अब पहले क्योंकि ही वाज कंसर्न कि पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट, क्योंकि पुलिस के बारे में एक हमारी इमेज और परसेप्शन है वो ओवरऑल सोसाइटी में अच्छी नहीं है, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव करी और मेरे फादर भी जब से मैंने ज्वाइन की रियली सेटिस्फाइड कि ठीक है ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट। ख़वातीन के लिए अक्सर कहा जाता है कि चीज़ें बड़ी लिमिटेड होती हैं, आपको हेक्टिक कभी नहीं लगा आना जाना और फिर बाहर दुनिया को फेस करना? कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर एज अ वुमेन मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा? देखिए, अगर आपने अपने बैरियर्स को तोड़ना है तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी पुट करनी पड़ेगी। अगर मैं एक डिपार्टमेंट जो कि चैलेंजिंग है उसको ज्वाइन भी कर रही हूँ और मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे फैसिलिटेट दिया जाए, मैं वुमेन कार्ड प्ले करूँ, तो फिर आप चेंज नहीं ला सकते।
तो इसलिए मैं कभी भी ये नहीं करूँगी, और ना ही मैंने देखा कि मेरी कोई फीमेल कोलीग है कि वो वुमेन कार्ड प्ले कर रही है या वो कोई फैसिलिटीज़ ले रही है या चाह रही है कि हमें कोई इसमें फैसिलिटेट किया जाए, ऐसा नहीं होता। हम लोग ऑफिसर्स हैं, मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की है, मेरी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इस जॉब की डिमांड है, मुझे वो करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मुझे बहुत आपका जज्बा देख के खुशी भी हो रही है। अब आजिन जी, मैं पे दर पे वाक़यात ख़वातीन के साथ जो शहर में हो रहे हैं, हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, शहर लाहौर की बात ही कर रहे हैं। एक के बाद एक ज़्यादती के वाक़यात, ख़वातीन रोड्स में महफूज नहीं, अपने घरों की दहलीज में महफूज नहीं, अपने घरों के अंदर महफूज नहीं। क्या समझती हैं आप, क्यों ये रेशो इतनी बढ़ती चली जा रही है? वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से आप एज ए वुमेन क्या इकदाम कर रही हैं? मुझे लगता है कि ये इंसिडेंट्स हमारी सोसाइटी में होते रहते थे, लेकिन रिपोर्ट नहीं होते थे, तो हाईलाइट नहीं होते थे। लेकिन सिंस अब रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई है, लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, तो ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं और हमें पता चल रहे हैं। जहाँ तक कि आप लॉज़ की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कानून साजी होती भी रही है और मज़ीद करने की भी ज़रूरत है। हम लोगों ने अभी इसी हवाले से जब ये इंसिडेंट्स हुए हैं और ये एक रियलाइजेशन हुई है कि हमें मज़ीद इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो इसमें आईजी साहब के इंस्ट्रक्शन पे हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया जिसे वुमेन सेफ्टी ऐप कहते हैं। वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जैसे कोई औरत, ये गालिबन 2018 में एप्लीकेशन बनाई गई थी। हाँ, लेकिन अभी उसको सिंस पब्लिसिटी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, बहुत सारी सर्विसेज जो अभी मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहूँगी जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन सिंस हमें पब्लिक को अवेयरनेस नहीं थी उनके बारे में, या हम लोग उसमें मैं कह सकती हूँ कि हमें उस तरह से उसको अवेयर किया नहीं गया, लेकिन अभी करना चाहिए। उसमें फर्स्ट चीज़ हमारे पास वो वुमेन सेफ्टी ऐप है। ये एक ऐप बनाया गया ताकि जो औरतें जिन्हें फौरी हेल्प की ज़रूरत है वो वहाँ से एक्सेस कर सकें। हमारी इत्तलात के मुताबिक बुशरा साहिबा के 66,000 लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड भी की। अब ये एप्लीकेशन मौसर कितनी है, कितनी इस एप्लीकेशन को लोगों ने इस्तेमाल किया और आप लोगों को उसका फ़ायदा भी हो, आपने उस पर काम भी किया उन शिकायत पे? देखिए, उसमें जो चीज़ें मैंने नोट की, क्योंकि कल मैंने उसको जैसे टेस्ट केस उसको मैंने यूज़ किया है। आप उसमें जब भी किसी से चैट, आप फॉर इंस्टेंस आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपका ड्राइवर आपको किसी और साइड पे लेके जाए, आप कॉल करेंगे तो वो अलर्ट हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा, आपका मोबाइल छीन सकता है, कुछ भी। तो आप चैट के थ्रू पुलिस से बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा ऐप है। लेकिन उसमें जो मुझे एक वीकनेस नज़र आई वो ये है कि जैसे हम व्हाट्सएप में चैट करते हैं और हम अपनी लाइव लोकेशन ड्रॉप कर देते हैं, फॉर इंस्टेंस कि उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है कि हम कंटिन्यू रख सकें, लेकिन अगर हम उसमें लाइव लोकेशन ड्रॉप कर दी और वहाँ पे वो बंद भी हो गया, आपसे कोई मोबाइल छीन भी लेता है, तो पुलिस स्टिल आपको वहाँ से वो ट्रेस आउट कर सकती है। तो उसमें साबित होगा। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं, अब हमने मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम ख़वातीन को, हमारी ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद, बच्चियां यूनिवर्सिटियों में जाती हैं, जॉब्स करती हैं, आती जाती हैं, इस एप्लीकेशन को किस तरह से वो यूज़ कर सकती हैं, कितनी मौसर है, क्या हर किसी को इसको डाउनलोड करना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल करना चाहिए। और इसमें हमने एक कैंपेन भी स्टार्ट किया जिसमें हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके हम उनको डाउनलोड करवाना सिखा रहे हैं कि डाउनलोड करें, फिर उसको अपने सामने यूज़ करना सिखा रहे हैं ताकि वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि अभी लोग इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। तो एक अवेयरनेस कैंपेन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम हमारा कमज़ोर है, आप एग्री करती? मुझे कमज़ोर तो नहीं कहा जा सकता। मुझे एक सिंगल इंसिडेंट कोट कर दें जिसमें रेप का इंसिडेंट हुआ और उसमें हमने उसको चलान ना किया या चलान या हमारी जो उसमें थी, अभी आप ज़ैनब का इंसिडेंट ले लें जिसने वो जो उसमें मेन एक्यूज़ था उसको सज़ाए मौत हुई है। सही। तो देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल इंसिडेंट जिसमें ऐसा हो कि वो हाईलाइटेड भी हो और एक्यूज़ कंफर्म भी हो और उसमें उसको सज़ा ना हो। अच्छा जी, हमने इन केसेस को लेके, एक तो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है, जो मुतासिरा फैमिली होती है वो बेचारी एड़ियाँ रगड़ती रह जाती है, बहुत सारे अनटिल और अनलेस सीएम साहब नोटिस ना ले लें, आईजी साहब नोटिस ना ले लें, कुछ इस तरह के वाक़या, जैसे कि आपने खुद ज़ैनब केस की बात कर दी, मोटरवे केस की बात कर दी, ये वो केसेस हैं जिन पे वाकई हमने देखा जी फौरी तौर पर काम भी हुआ, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, हमारा कानून जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्रोलॉन्ग भी कर जाता है। अभी हमारे सामने ये जो रिसेंट वाक़यात हो रहे हैं, एक के बाद एक, अगर खौफ, डर, कानून, सज़ा लोगों के जहन में हो तो आपको लगता है कि वाक़यात बार बार हों? देखिए, जितना हीनियस केस होता है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। अच्छा। हम लोगों ने जो कानून होता है वो एविडेंस पे काम करता है, ठीक है। जब तक हम उसके प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन नहीं होगी, आप किसी को सज़ा नहीं, क्योंकि
जो जज ने सज़ा देनी उसने एविडेंस की बेस पे देनी, उसने र्यूमर्स की बेस पे नहीं देनी, उसने ये नहीं देखना कि ये न्यूज़ चल रही है ये नहीं चल रही। तो उस केस को स्टैब्लिश करना पड़ता है। अभी तो साइंटिफिक ग्राउंड्स पे हो रहा है, हर चीज़ के फोरेंसिक एविडेंस होते हैं, तो उन चीज़ों के प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। तो ये नहीं है कि हम लोग उसको इंटेंशनली प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, वो कुछ सिस्टम की लिमिटेशन है जो कि टाइम टेकिंग होती है और वो हमें देनी पड़ती है। सही। आपको लगता है कि आवाम का एतमाद पुलिस पर है? ये हमें फ़र्दर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के लिए, और मेरा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ये है कि मैं 9 मंथ से लाहौर में पोस्टेड हूँ और मैं पॉश एरिया में थी। नॉर्थ कैंट जो था वो रिलेटिवली थोड़ा सा बैकवर्ड था, लेकिन साउथ कैंट पॉश एरिया। अच्छा, उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हमारी जो अनएजुकेटेड क्लास है या थोड़े मिडिल लोअर मिडिल क्लास, वो फीमेल्स पुलिस स्टेशन में बहुत ज़्यादा आती हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आती हैं और आके वो ये बताती हैं हमें कि जी ये मेरा राइट है, मुझे इसको एक्सरसाइज करना है, मुझे अगर FIR करवानी है तो मैं करवाऊंगी। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कम देखा है कि एजुकेटेड फीमेल्स मेरे पास आई हों। तो उससे मुझे लगता है कि एक्सेप्टेबिलिटी जो पुलिस की है ना एजुकेटेड क्लास में कम है, जो कि हमें इस गैप को ब्रिज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को कॉन्फिडेंस की देने की ज़रूरत है। इसके लिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स भी ले रहे हैं थाना लेवल पे जो कि यूज़र फ्रेंडली या फिर सिटीज़न फ्रेंडली होंगे और लोग ज़्यादा। अच्छा, लोग एक शिकायत करते हैं, थानों में चले जाओ जल्दी कोई सुनता नहीं है, FIR कराना यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ऑलरेडी इतना मुश्किल में, इतनी परेशानी में कोई होता है और जब जाता है तो थानों में कोई सीधी तरह से बात ही नहीं करता। ये जो इम्पैक्ट एक पुलिस स्टेशंस का, थानों का है, ये क्यों नहीं तब्दील हो पा रहा? देखिए, इसके लिए भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। FIR के लिए IG साहब की ख़ास तौर पर इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी एप्लीकेशन पे कोई भी आपको FIR का राइट डिनाई नहीं कर सकता। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये ऑर्डर्स पास हो चुके हैं। FIR का राइट डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है और उसकी भी रिपोर्टिंग होती है। दूसरी बात आपने की कि थाने में कोई अवेलेबल नहीं होता, ऐसा नहीं है। हमारे थाने की टाइमिंग्स हैं जहाँ पे SHO ड्यूटी बाउंड होते हैं कि वो वहाँ पे मौजूद होंगे और वो टाइमिंग फिक्स होती है और वहाँ पे हम कैमरास के थ्रू उनको मॉनिटर करते हैं कि वो वहाँ पे अपनी सीट पर मौजूद हैं या नहीं मौजूद है। तो जब आप विज़िट करेंगी तो आपको लगेगा कि वाकई ये सारे ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। और ऐसा ये जो परसेप्शन हमारी पुरानी है ये अभी शायद वैसे थाना लेवल पर नहीं है और हमें पर्सनली एक्सपीरियंस भी करना चाहिए इन चीज़ों। सही। कोई मैसेज आप देना चाहें देखने वाली ख़वातीन को, जो लोग पुलिस पे एतमाद नहीं करते, उनको, जो लोग ये फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली? मैं इसमें ये ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आप को कमज़ोर मत समझें, अपने लिए लिमिटेशंस डिफ़ाइन मत करें। ये कानून आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, ये गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसलिए अगर आपको लगता है कोई आपको हरास कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर, तो टाइमली उसको रिपोर्ट करें। किसी को भी ये इजाज़त ना दें कि वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि माशाल्लाह से आप लोगों जैसे लोग जो कि इतने मोटिवेटेड हैं, नौजवान हैं, अगर फील्ड में होंगे तो हमारी ख़वातीन जो हैं वो अपने आप को महफूज भी महसूस करेंगी और जो हम हालात देख रहे हैं वो आगे चल के जो हैं इन हालात को हम मज़ीद नहीं देख सकेंगे, इनका खात्मा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेगमेंट शामिल करने वाले हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में और आज हमने आपको बताया था कि महंगाई किस तरह से हुई है, दालें सब्जियां सब कुछ महंगा हुआ है। तो आज सब्जियों के रेट क्या हैं जान लेते हैं आज के भाव में। उमर डार ने हमें ज्वाइन किया है। जी उमर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों की ऊंची उड़ान थम ना सकी। अगर बात की जाए सब्जियों के आज के रेट्स की तो सरकारी निर्ख के मुताबिक मेथी 217 रुपये जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेची जा रही है। मटर सरकारी निर्ख 220 रुपये जबकि परचून 280 रुपये फ़ी किलो। शिमला मिर्च सरकारी निर्ख 135 जबकि ओपन मार्केट में 180 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेची जा रही है। टिंडा 120 रुपये सरकारी निर्ख जबकि बाज़ारों में 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। करेला सरकारी निर्ख 124 जबकि ओपन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू का जो सरकारी निर्ख है वो 60 रुपये फ़ी किलो है जबकि बाज़ारों में 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। प्याज सरकारी निर्ख 55 रुपये फ़ी किलो जबकि 65 से 70 रुपये फ़ी किलो बाज़ारों में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 55 रुपये फ़ी किलो सरकारी निर्ख जबकि ओपन मार्केट में 65 से 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अदरक जो है, अदरक चाइना वो 320 रुपये उसका
सरकारी निर्ख है, जबकि ओपन मार्केट में 360 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना की बात की जाए तो 253 रुपये फ़ी किलो सरकारी निर्ख के मुताबिक लहसुन का जो सरकारी निर्ख है, जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो लीमू है वो सरकारी निर्ख 120 जबकि बाज़ारों में 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में जो ज़िला इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है और शहरी जो हैं वो सब्ज़ी फ़रोशों के मुँह मांगे दामों पे सब्जियों की ख़रीदारी करने पर मजबूर हैं। जी ठीक है जी उमर, थैंक यू सो मच। सब्जियों की कीमतें आपने बता दी। आगे बढ़ते हैं। मीट रेट मेरे पास है जेनेट शॉप के। बीफ पर केजी 600 रुपये किलो मिलेगा। बीफ मिल्स आपको मिलेगा यहाँ से 706 रुपये किलो में। मटन पर केजी आप खरीद सकते हैं 1435 रुपये में। मटन मिल्स आपको मिलेगा 1575 रुपये किलो। चिकन के रेट गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 176 रुपये किलो में। इसका बना हुआ गोश्त 255 रुपये किलो में आपको मार्केट से मिलेगा। इसके बाद आज एग रेट्स क्या हैं। सबसे पहले रिटेल प्राइस के मुताबिक 167 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं, और अगर आपने अपने पैसे बचाने हैं 2 रुपये बचा सकते हैं। होलसेल पर अगर आप जाएंगे 165 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। गोरमे के रेट क्या हैं जी। 166 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। ये तो थी जी रेट लिस्ट जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है, जिस पर सब लोग महंगाई की बात कर रहे हैं। बचत अब किस तरह से होगी, जानिए बचत बाजार। हमारे पास कुछ ब्रांड्स हैं जहां पर ऑफ लगी है। सबसे पहले है जी निशात लीलन, 25% ऑफ है, अप टू 25% ऑफ है जी यहाँ पे। इसके बाद रंगजा पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ। नेक्स्ट ब्रांड इज बाटा, अप टू 50% ऑफ। अलमीरा पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। और अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट क्या है आपको दिखाते हैं। इसी के साथ ही प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। हमने अपनी न्यूज़ भी आपके साथ डिस्कस की और मेहमानों से भी आपको मिलवाया, सेगमेंट्स भी शामिल किए। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के फीडबैक के मुताबिक ही हम अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक, नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।